Good morning, students. Welcome to the next part of the chapter, Chemical Kinetics. Dear students, today's my topic is factors affecting the rate of reaction. पिछले जो वीडियो में था, जो पहला इससे लेक्चर था, उसमें आपने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था? स्पीड विद विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस. स्पीड विद विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. अब आ रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है या कम हो सकता है. जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ सकती है या कम हो सकती है. अब कितनी तेजी के साथ आपकी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो सकती हैं, वो हैं कुछ फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ. ये पेपर में भी बहुत बार आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है और ये मोस्टली बच्चे सभी इसको करते हैं. तो आपने क्या करना, वो फैक्टर्स कौन कौन से वो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले लिखते हैं द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस. नंबर 1, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. पहला फैक्टर मैं लिखने जा रहा हूं, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. किसी भी रिएक्शन में जो आप रिएक्टेंट्स लेते हो उस पर डिपेंड करता है आपकी रिएक्शन कैसे होगी. फास्ट होगी, स्लो होगी. फास्ट होगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जल्दी हो जाएगी, जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी. तो अब हम वो लिखें नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. तो हम पहले लिखेंगे द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स. जो कुछ आपने लिखना है, ये द रेट of reaction depends upon the nature of reactants. वो जो reactants है उसकी नेचर कैसी है, तो हम इसमें लिखेंगे उसकी दोनों हम लिखेंगे. दो नेचर ऑफ द reactants depends upon its physical states, depends upon its state, whether that is physical state or chemical states. तो पहले हम लिखेंगे physical state. तो rate of reaction also depends upon the physical state of the reactants. Physical state of the reactants. ठीक है, जैसे आपकी रिएक्शंस कोई होती है तो वो डिपेंड करता है कि उसकी स्टेट कौन सी है. फिजिकल स्टेट 3 ही होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस. अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है तो वो क्या करती है, उसका जो रिएक्शन रेट होता है वो कम हो जाता है. उसकी जो आप रिएक्ट करती है उस रिएक्शन में वो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है. तो लिक्विड में उससे और ज़्यादा होती है और गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स एंड द गैसेस collides with each other and gets converted into product as compared to the molecules of the solids, as compared to molecules of the solids. तो हम कहेंगे then the rate of reaction increases if there will be a more collisions of the molecules in the reactants sites. तो देखिए पहले हम लिखेंगे तो जो इसका होता है रेट ऑफ रिएक्शन फिजिकल स्टेट, तो हम लिखेंगे द केमिकल द सबस्टेंस, ऐसा लिखते हैं द सबस्टेंस इन गैसियस स्टेट is more reactive in liquid state, while the
सब्सटेंस इन द लिक्विड स्टेट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट, क्योंकि जब आप सॉलिड में होते हो तो उसका वो जो सब्सटेंस होती है जो आप लेते हो रिएक्टेंट लेती हो, उसका जो सरफेस एरिया बाहर वाला वो एक्सपोज होता है आपकी रिएक्शंस में, तो अंदर वाला एज इट इज रहता है। तो पहले वो बाहर वाला जब रिएक्ट करने के बाद फिर वो अंदर की तरफ आता है। तो इसलिए अब हम कहेंगे तो जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस कौन सी होगी आपकी, रिएक्टेंट्स। सब्सटेंसेस कर लो, रिएक्टेंट्स follows the order। तो गैसेस स्टेट ग्रेटर देन लिक्विड स्टेट ग्रेटर देन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो दस द ऑर्डर ऑफ, जो ऑर्डर होगा आपका, तो ऑर्डर हम लिखेंगे जहां पर दस द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोज द ऑर्डर, वो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा फॉलोज द ऑर्डर इन इंक्रीजिंग, इन इंक्रीजिंग। वो क्या होगा, तो वही चीज आएगी। तो गैसेस स्टेट का रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर एज कंपेयर टू द लिक्विड स्टेट ग्रेटर देन सॉलिड स्टेट। तो ये था आपकी नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स के ऊपर। पहले हमने उसके लिए फिजिकल स्टेट, अब हम उसके लेंगे सेकंड केमिकल स्टेट। ये सिंपल क्वेश्चन है, फिजिकल स्टेट as well as on the chemical state of the reactants। हम लिखेंगे the rate of reaction also depends upon the chemical state of the substance। वो केमिकली किस टाइप की है, जैसे मैं लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लेता हूं मेरे पास आ रहा है, पहले मैं ये ले लेता हूं, ये मेरे पास आ रहा है NO, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्ट करेगा गैसेस ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 ये जवाब नहीं। दूसरी मैं रिएक्शन ले लेता हूं, जैसे मेरे पास है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैसेस में है, ये सॉलिड में अगर लिखना लिख सकते हो, ये सॉलिड में, सॉरी मीथेन भी गैस में, प्लस ऑक्सीजन गैस में जब बर्न करती है तो ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर्स। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम कहेंगे द रेट ऑफ द रिएक्शन, the rate of the reaction of nitric oxides combines with oxygen to form the nitrogen dioxide is more as compared to the rate of reaction of methane with oxygen to form carbon dioxide, oxygen and water vapors। अब इसको मैं फर्स्ट कर देता हूं, इसको सेकंड कर देता हूं। तो मैं यहां पर लिखूंगा रेट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन इज, हम क्या लिखेंगे, is more as compared to the rate of the second reaction। Rate of first, number 1 first reaction कर लो greater than rate of second reaction। कारण क्या है, कारण क्या है, देखें अगर हम इसे देखें, एक्चुअली जब हम यहां पर देखें दोनों जगह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम है। अब इनको दो को देख लेते हैं, जैसे हम लेते हैं नाइट्रोजन, ये देखिए नाइट्रोजन और या ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसके 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। अगर हम इसमें 2 बॉन्ड बनते हैं, अगर हम लेते हैं कार्बन,
और हाइड्रोजन के बीच में जहां पर देखिए इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, 2 3 और 4 बॉन्ड होके मीथेन में 4 बॉन्ड्स हैं। तो जहां पर 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं इसमें 4 होते हैं। तो 4 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा उसको क्या लगेगा, एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्या लगेगी उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी जी। जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो जल्दी ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो जल्दी कन्वर्ट होने का मतलब कि आपकी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चली जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज। तो हम जहां पर लिखेंगे इन केमिकल स्टेट में द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। इन दिस केमिकल सब्सटेंस देयर इज अ डबल बॉन्ड, देयर आर 2 bonds between nitrogen and oxygen, but in case of the methane there are 4 bonds attached with the carbon. ठीक है, तो here requires the energy to break the 4 bonds and here requires energy to break 2 bonds. That's why the rate of the reaction of first reaction becomes more as compared to the rate of the reaction of the second reaction. तो कारण यही था कि पहला क्या होगा, पहले को एनर्जी कम लगेगी, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी वो कन्वर्ट हो जाएगा। पुराने बॉन्ड टूटेंगे जल्दी तो नए बॉन्ड बन जाएंगे। इसको पुराने तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको ज्यादा समय लग जाएगा। तो इसलिए अब हम कहेंगे कि वो डिपेंड करता है उसकी नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर। जैसे ये था, अब देखिए अब मैं क्या करता हूं जी, तो मैंने दिया था। अब मैं इसी नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंपेयर करता हूं। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 से बन रहा है मेरे पास CO2 गैस। अब मैं इसको फर्स्ट और इसको साइन कर देता हूं। इस बार देखिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 2 2 तो ये 2 टाइम की है 4, मुझे बैलेंस करना। अब देखिए इसमें ये देखिए इसमें 2 मैंने रिएक्शंस लिए हैं। इस केस में भी ऑक्सीजन ली है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन एक ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। सिर्फ फर्क इतना आ रहा है, इधर नाइट्रोजन है, इधर कार्बन है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अभी अगर हम देखेंगे तो इस बार भी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फर्स्ट जो ऑर्डर ये जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन इज अगेन मोर एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द सेकंड रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन का अब भी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा निकलेगा, किससे, एज कंपेयर टू द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द सेकंड रिएक्शन। ये जो सेकंड रिएक्शन हमने ली है, सेकंड ली है रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कारण क्या है, तो आप हम फिर कहेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स बॉन्ड ऑर्डर। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखता हूँ, किसका कंपेयर करता हूँ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और मोनोऑक्साइड, इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, बॉन्ड ऑर्डर को निकलता है 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर को निकलता है 3.0, 3 निकलता है, उसका डाई निकलता है। तो अब आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th में कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी थी, स्ट्रेंथ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल केमिकल सब्सटेंस, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स बॉन्ड ऑर्डर। जब आपके दोनों है ना, ये दिया है 2 आटम, इसमें दोनों की एटॉमिसिटी सेम है, दोनों में 2 आटम है, इसमें 2 आटम है, इसमें 2 आटम है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो है 3। वो आपने अलाउट में पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, हम क्या करते थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखते थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, 7, और इसमें कितने होते हैं, 8, इसमें होते हैं 6, इसमें कितने होते हैं, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन का, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 15, किसमें, NO में। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल देते हैं, जैसे सिग्मा 1s, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, सिग्मा स्टार्स 1s 2, फिर इस पर लिखते थे आप सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार्स 2s, फिर आप लिखते थे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p बाई, फिर लिखते थे सिग्मा 2pz। आगे भी चलता था पाई स्टार, पहले हम देख लेते हैं पूरे हुए कि नहीं। 2, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते थे 2, और इसमें देख लेते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12,
14, उसके बाद आपका आता पाई स्टार्स 2px इक्वल टू पाई स्टार्स 2p बाय, तो इसका आ गया 1 15। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर बन रहा है ऊपर वाले का, वो कैसे निकालते थे? बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बॉन्डिंग आए 2 तो 4 2 6 तो 8 2 10 10 है। एंटी बॉन्डिंग होते हैं स्टार वाले 2 तो 4 और 1 5, डिवाइड करते थे आप 2 से, तो निकल निकलता 5/2 इक्वल टू 2.5, इससे 2.5 आया। जब हम इसका लेते हैं तो कार्बन में होते ये हो जाते हैं कितने, 6 और 8 14 14 थे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब आए थे उसमें 14 होते थे, तो वो आपका इधर नहीं आता था, जब 14 पूरे हो जाते थे उस समय जो बॉन्ड ऑर्डर निकलता, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलता था वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में आ रहे हैं 2 2 4 फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं 2 और 2 4 नहीं 2 इधर और 2 इसमें 4, डिवाइड किया 2 से, तो ये आता 6/2, ये आता था 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलता 3। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर वो स्टेबल ज्यादा है तो ब्रेक नहीं होगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसके को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसलिए हम कहेंगे जो आपका इसको ब्रेक करना और इसको ब्रेक करना, इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसको थोड़ी कम लगेगी, इसलिए जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो जल्दी ये आपकी जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में चली जाएंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन is more as compared to the rate of reactions of the second reaction. That is due to the greater bond strength of the carbon monoxide as compared to nitric oxide. तो ये था आपका नेचर, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। वैसे आपने इतना डिटेल में नहीं लिखना, आपने वहां पर 3 नंबर का होता है, अगर आप इतना भी लिख दो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हम जहां पर लिखेंगे इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर, अगर इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है देन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिक्रीज्ड, वो कम हो जाएगी एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज्ड। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल इज लेस then easily these reactants can be converted into products and the rate of reaction will be increase। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम है तो इंक्रीज हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज हम कहेंगे वो किसके होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। मोर स्ट्रेंथ रेट विल बी डिक्रीज, लेस स्ट्रेंथ रेट विल बी इंक्रीज। तो हम जहां पर कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये डिपेंड करेगा जो आपने रिएक्टेंट्स लिए है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ किसके बीच में, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा तो ज्यादा टाइटली पकड़े रहेंगे, नहीं अलग अलग होंगे, अलग नहीं होंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन तो यही है कि कितनी तेजी के साथ आपकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाती है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है आपकी उसके किसके ऊपर, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्टेंट कैसी है हमने फिजिकल में बताया और केमिकल में बता दिया। फिजिकल में जो होगा, अगर वो गैसेस में तो रेट ज्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा कम और सॉलिड में बहुत कम हो जाएगा। अगर केमिकली आपको बता दिया है, अगर केमिकली क्या होगा, उन जो मॉलिक्यूल्स लिए आपने, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स लिए है, उन मॉलिक्यूल के बीच में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो उसको ब्रेक करना ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगी। तो अगर आप सेम एनर्जी दोनों को लगाओगे तो आपका ये ब्रेक हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा ही रहेगा, इसका थोड़ा कम रहेगा। तो ये था पहला नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। मैं अब एक एक करके लिखते जाता हूं। दूसरा फैक्टर आ रहा है मेरा, वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। दूसरा आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। सेकंड फैक्ट हम लिखेंगे अगेन, भाई आपने वर्ड लिखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द concentration of reactants. More the concentration of reactants, faster will be the faster या more will be the first ये more ही कर देता, more will be the रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इतनी ज्यादा आपकी उसकी स्पीड होती है। तो तभी आपने देखा होगा जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, जैसे मैं एक इधर आपसे बता देता हूं, जहां पर ये इसका है, ये मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेशन, और जहां हम चल रहे हैं उसका टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि आपका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि आपने रेट पढ़ा था, रेट किसकी है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। स्टार्ट में कंसंट्रेशन बहुत जाता है, आप जहां से लिख रहे हो ये सब आपका टाइम चल रहा है, 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 20, 25, 30, 35, 40 एंड सो ऑन। इस सब आपकी कंसंट्रेशन चल रही है, जैसे 0.5 कर लो, 1 कर लो, 1.5 कर लो, 2.0 मोल, 2.5 मोल, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन होती है, मोल पर लीटर। तो मान लो आपने स्टार्ट में जब कोई रिएक्टेंट लिए उसकी कंसंट्रेशन थी, ये आपने रिएक्टेंट लिए और ये बनेगी आपकी प्रोडक्ट। जब आपका T = 0 था, स्टार्ट था, आपने मान लिया 2.5 मोल लिए हैं, मोल पर लीटर, उस समय आपका प्रोडक्ट 0। जैसे टाइम लैप्स करता जाएगा, जैसे टाइम होता गया, आपका 5 सेकंड्स के बाद आपकी ये कंसंट्रेशन है इधर से ये कम हो जाएगी, इतनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 10 सेकंड्स के बाद इधर आ जाएगी, 12 के बाद इधर आ जाएगी। जी ग्राफ इसका इस तरह से चलता है। तो इसका मतलब हुआ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो जैसे रिएक्शन, तो जब उसकी कंसंट्रेशन कम होती है तभी तो क्या होता है कि आपने देखा होगा स्टार्ट में उसकी स्पीड बहुत होती है, बहुत जल्दी आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम होता जाता है फिर ऐसी स्टेज आ जाती है, जैसे 2-4 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गई है, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। फिर उसके बाद आपकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो स्टार्ट में बहुत तेजी से चलती है, क्यों, उस समय कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो जैसे आपकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रही तो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है इसकी, क्योंकि पहले 2 मोल डाई में से आधा चला गया, फिर 1 चला गया तो इधर रह गया आपका 1.5, और गया आधा गया तो रह गया 1, और गया 2 उधर चले गए तो इधर रह गया आपका आधा मोल, जब आधा तक वो स्पीड उसकी कम हो जाती है। इसलिए हम कहेंगे ज़्यादा कंसंट्रेशन स्टार्ट में, तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन इन द स्टार्टिंग इज मोर एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेस विद द लैप्स ऑफ टाइम। जैसे टाइम चलता जाता है तो वो भी आपकी कम होना जाती है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा था किसी भी केमिकल रिएक्शन में, आपने वहां पर लिखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो होती है गोज ऑन डिक्रीजिंग वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर हम फिर उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, किसकी, वही कंसंट्रेशन ले रहे हैं, अगर हम टाइम करें तो प्रोडक्ट पहले 0 होती है, वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए प्रोडक्ट आपकी बढ़ती है और रिएक्टेंट कम होती है। ये आपकी प्रोडक्ट बढ़ती जा रही है और ये आपकी रिएक्टेंट्स है कम होती जा रही है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो गए तो वो प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जहां पर कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, वो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए आपने सीधा लिखा यहाँ पर रेट किसके इक्वल होता है, ये आप कहते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पर ज्यादा कंसंट्रेशन तो रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए
आपकी बुक कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। टाइम को अगर आप कांस्टेंट रख दो तो इसको बढ़ाओगे ग्रेजुअली ये बढ़ेगा, तो ये चीज है। तो इसलिए हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मोर द कंसेंट्रेशन, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लेसर द कंसेंट्रेशन, लेस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए ये था कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये सिर्फ आपने थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, मैं इसमें स्टडी मटेरियल डाल दूंगा, उससे आपने इसको तैयार करना है। तीसरा फैक्टर आ रहा है आपका, वो आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर इज द मोस्ट अफेक्टिव फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये सबसे ज्यादा अफेक्टिव होता है। टेम्परेचर इज द मोस्ट effective factor which affect the rate of reaction. Rate of reaction. अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Rate, if the temperature is increased, the rate of a reaction will be increased. आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द जो सब्सटेंसेज होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे आप इसको टेम्परेचर को बढ़ाते हो वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। आप कोई भी ले लेते हो, जैसे हमने वाटर ले लिया, अगर आप इसको इसमें कोई डाल देते हो, जैसे AgCl डाल दिए, ठीक है, तो आप इसको करोगे इसके आयंस बहुत कम करो बनेंगे। जैसे आप इसको हीट करोगे उस समय आपका जो Ag होगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के आयंस पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी है इसमें। तो इसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर एक मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें भी है कि रेट ऑफ रिएक्शन increases even becomes double for every 10 degree rise in temperature। अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल या डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए फिर वो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, वो चीज जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चली जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड विद द increase in temperature and can be decreased with the decrease in temperature. The rate of reaction is directly proportional to the temperature. ये था आपका टेम्परेचर, ये मैंने बताया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है आपका, आगे हम ले लेते हैं प्रायस सरफेस एरिया ले लेते हैं। चलो पहले फोर्थ फैक्टर आ रहा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो आप रिएक्टेंट्स लेते हैं अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाती है, अगर उसका सरफेस एरिया कम है तो लेट रिएक्ट करती है। ठीक है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक आप ये ले लेते हो, एक ये वुड ले लेते हो, लकड़ी है, ठीक है, ये वुड है। अगर आप इसको क्या करते हो, इसको आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इसको जलाते हो, तो अगर आप इसी वुड को आप इसको पुल्वराइज्ड वुड बना देते हो, ठीक है, 7 वुड ले लेते हो, 7 वुड हो गया जो आपकी पुल्वराइज्ड PULVERISE पुल्वराइज्ड वुड। जो आप सा होता जो आरा होता है, आरे के ऊपर होता ना आपका जो बुरा सा होता है लकड़ी का, वो ले लेते हैं। इसको आप क्या करते हैं, क्रश करके इसके या तो आप चिप्स बना देते हो, ऐसे बिल्कुल स्लाइस छोटे छोटे कर देते हो। इसको आप वुड को इस तरह से कर देते हो, इस वुड को इस तरह से लेते हो पाउडर में।
और इसको भी आप बर्न करते हो, इसको भी बर्न करते हो, तो आपका जल्दी क्या बर्न करेगा, वो इसका पाउडर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा एरिया एक्सपोज होगा। वहां पर क्या होगा, पहले ये बाहर बाहर वाला एरिया बर्न करेगा, फिर ऐसा ऐसा अंदर वाला आएगा, पूरा एरिया इसका एक्सपोज नहीं होता, जहां पर ज्यादा हो जाता है, तो इसे हम कह सकते हैं सरफेस एरिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द surface area. If the more surface area of the reactant is exposed in the reactions, then the more reactants can be converted into products. ठीक है, and the speed of the reaction will be increased. वो जल्दी हो जाएगी, जल्दी आपकी जो रिएक्टेंट होगी प्रोडक्ट में चली जाएगी। तो जी इस पे भी डिपेंड करता है सरफेस एरिया। मुझे थोड़ा थोड़ा आपने लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, बस इतना लिख सकते हो कि rate of reaction depends upon the surface area. More surface area of the reactant is exposed, then the more easily product will be formed. ठीक है, and the rate of reaction will be increased. जी, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो उसकी। उसके बाद आ रहा है आपका अफेक्ट ऑफ, चलो एक्सपोजर टू रेडिएशंस, अफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या कहते हैं, अफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो डे लाइट में होती हैं, लाइट में होती हैं, और डार्क में नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं फोटो केमिकल रिएक्शंस। तो हम इसमें कहेंगे द सब्सटेंसेस, द केमिकल सब्सटेंसेस which absorb the photons of light radiations, of ये कोई 2000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है सब्सटेंसेस। ठीक है, तो वो chemical substances which absorb the photons of the light radiations of range 2000 Armstrong to 8000 Armstrong and gets converted into products. Those reactions are called, हम बोलते हैं photochemical reactions, and the substances are called photochemical substances. ठीक है, तो photochemical reactions क्या होती है, हम लिखेंगे केमिकल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब, which छोड़ देते हैं, एब्जॉर्ब द फोटॉन्स ऑफ द लाइट रेडिएशंस ऑफ दिस इट एंड गेट्स कन्वर्टेड, केमिकल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब द फोटॉन्स ऑफ लाइट रेडिएशंस, रेंजिंग उसकी ये होती है, एंड देन reacts vigorously to convert into products. The chemical substances are called photochemical substances and the process is called photochemical reactions. ठीक है, such reactions are called photochemical reactions. इनको हम बोलते हैं photochemical reactions। और photochemical reactions में क्या करते हैं, आपके कुछ है ना, वो आपकी जो रिएक्टेंट्स होती है वो क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करती हैं और फिर रिएक्ट करती हैं, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये आया आपका अफेक्ट ऑफ रेडिएशंस। तो हम जहां पर लिखेंगे effect of radiations. Rate of reaction can also be increased in those reactions which involve the photochemical reactions, which involve the, हम लिखेंगे photochemical substances, जिन reactions के अंदर photochemical reactants होंगे, तो उसमें क्या होता है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है, by the absorption of radiations। कौन से रेडिएशंस, ऑफ लाइट रेडिएशंस। ठीक है, तो हम जहां पर कह सकते हैं जितने फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, तो अब मैं आपको लिख सकता हूं जहां पर
the rate of reaction can be increased. The rate of reaction can be increased in case of photochemical reactions by the absorption of light radiations. For example, जैसे हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, जब हम क्या करते हैं इनको, कि लाइट में एच न्यू क्या है, जब मैंने लिखा एच न्यू, ई एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, तो ये आपने पढ़ा था प्लैंक्स एनर्जी. अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स ई इज इक्वल टू एच न्यू. एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस. जैसे ये एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, एच न्यू मीन्स कहां से होती है, लाइट से, तो ये आपका 2HCl ये बन जाता है. दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शंस. और भी हम ले सकते हैं, जैसे इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ अमोनिया. अगर हम अमोनिया लेते हो गैस, इसको रखते हो, ये जल्दी N2 गैस प्लस 3H2 गैस. अगर आप अमोनिया की एक बॉटल रखते हो लाइट में, धूप में, ठीक है, जब उसके ऊपर रेडिएशन पड़ेंगे तो उसके अंदर क्या बनना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनना शुरू हो जाती है. तो इसलिए अगर आपने अमोनिया को ब्रेक करना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, अगर आप किसी डार्क रूम में करोगे तो वो बहुत कम होगी, अगर आप इसको लाइट में करते हो तो वो जल्दी हो जाता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेडिएशंस, effect of the radiations, ठीक है, absorption of the radiations, तो उस पर भी डिपेंड करता है, effect of radiations. The radiations also affect the rate of reactions, ठीक है. उसके बाद आता है catalyst, effect of catalyst. कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसी रिएक्शन का रेट बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, जल्दी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल सकती है और थोड़ा सा उसको डिले भी कर सकती है. तो वो होते हैं हमारे कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के आगे अलग अलग टाइप है, कोई पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो, ठीक है. तो चलिए आप हम लिखेंगे कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है? हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कैटलिस्ट बाय टेकिंग द कैटलिस्ट इन द रिएक्शंस. तो जैसे आपने सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ हीट सल्फर डाइऑक्साइड बनानी है तो ऐसे नहीं बनती है, बहुत कम बनती है. अगर आप यहाँ पर B2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड डाल दोगे तो ये जल्दी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है. तो ये उसका अमाउंट बढ़ जाता है. इसमें रिवर्सिबल हम इसलिए लिखते हैं, नहीं तो ये वापस भी डिकम्पोज हो जाती है. तो ये है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली और आपने ऑक्सीजन गैस को हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम B2O5, इसको बोलते हैं वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट, तो आपकी जल्दी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी. तो ये इसमें कैटलिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है. तो हम कहेंगे कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट प्रोवाइड अ सेपरेट पाथ इन आवर रिएक्शंस सो दैट द रिएक्टेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. तो हम कहेंगे द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय टेकिंग अ सुइटेबल कैटलिस्ट इन द रिएक्शन. तो ये थे आपके फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये पेपर में क्वेश्चन आपका आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, थोड़ा ही आप लिख दो तब भी आपको नंबर मिल जाते हैं. इवन आप इसके फैक्टरों के नाम भी लिख दोगे तब भी उसको आपने थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट कर देना, कोई ज़्यादा नहीं है. बाकी ये मैं आपको मटेरियल दूंगा, उसमें आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है. तो ये था क्वेश्चन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस.
चलिए मैं आप एक और जल्दी जल्दी टॉपिक ले लेता हूं, वो है आपका, क्योंकि इसके बाद फिर आपका स्टार्ट हो जाना है। जैसे मैं लॉ ऑफ मास सेक्शन लूंगा, फिर उसके बाद मैं रेट कांस्टेंट ले लूंगा, फिर उसके बाद मैं ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन लूंगा, फिर टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आने हैं, इसमें हीनियस इक्वेशन आनी है। तो चलिए पहले आपका लॉ ऑफ मास सेक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, एक लॉ दिया गया था, किसने दिया था? ये दिया था गुल्डबर्ग एंड बेज, इन्होंने ये लॉ दिया था। किसके ऊपर दिया था? ये इन्होंने दिया था कि अफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हम कहेंगे गुल्डबर्ग एंड बेज studied for the effect of concentration on the reaction rate in the form of a law. That law is said to be law of mass action. ठीक है, तो ये थे ये डिस्क्रिप्शन of concentration, जैसा लिख लो, अब लिखो अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of on the rate of reaction in the form of law. ठीक है, is called law of mass action. ठीक है, according to this law, according to this law, ये लॉ क्या कहता है? according to this law वो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of concentration of reactants, and each reactant is raised their power equal to their numerical coefficient in a balanced chemical reaction. वो रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। इससे कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, जैसे मेरे पास ए प्लस बी से बन रही है प्रोडक्ट। ठीक है, तो जहां पर हम लिखेंगे जो मेरा रेट आएगा, रेट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मेरी कंसंट्रेशन एक आ रही है ए, दूसरी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आ रही है बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए into concentration B. This is the product of concentration of A and concentration of B, and their power is raised equal to their numerical coefficient. इसका कोएफिशिएंट है A, इसका कोएफिशिएंट है B। तो ये इस तरह से ये था लॉ ऑफ मास सेक्शन। ठीक है, तो जहां पर अगर हम खत्म करना है इसको प्रोपोर्शनल, जहां पर हम लगाएंगे K रेज़ टू पावर A into B रेज़ टू पावर B, वेयर K क्या है? K इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, रेट
कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो ये था आपका लॉ ऑफ मास सेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं, जहां पर एक जल्दी जल्दी ले लेते हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल ये ले लेता हूं जो पहले मैंने लिखी, मेरी है N2 प्लस 3H2 से बन रही है 2NH3। इसका अगर मैंने रेट लिखना है, रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वो आपका आता है कंसंट्रेशन ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2। रेज पावर इसकी 1 है, देखो नहीं तो इसकी कितनी आनी 3, इसका कोएफिशिएंट 3 था। तो अब इसको K इंटू N2 इंटू H2 की पावर 3 इस तरह से आप लिख सकते थे। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ मास सेक्शन। अब मैं थोड़ा सा रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। चलिए इसको उतार लीजिए, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो ये था लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो ये आ रहा है जो आपकी कंसंट्रेशन का अफेक्ट क्या आ रहा है इसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, ये कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा वैल्यू होगी, ज्यादा हो जाएगा तो ये ज्यादा होगा। नेचुरली वही उसका अफेक्ट दिखाया गया है, अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रिएक्शन रेट in the form of a law that is called law of mass section। और ये law कहता है कि rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of the reactants and their power is raised, इनकी पावर रेज की गई है, equal to their numerical coefficient in the balanced chemical reaction। जैसे बैलेंस करके वो जो उसके कोएफिशिएंट होंगे वो लिखना, लेकिन रिएक्टेंट लिखना, प्रोडक्ट का नहीं लिखना, ओनली रिएक्टेंट। ये लॉ किस पे डिपेंड कर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर, नॉट ऑन द प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये था आपका लॉ ऑफ मास सेक्शन। अब मैं रेट कांस्टेंट की बात कर लेता हूं। ठीक है, फिर मैं वही ले लेता हूं, पहले कंसीडर जनरल रिएक्शन। ये मेरे पास आ रही है, जैसे स्मॉल a इंटू ए, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस रिएक्टेंट ए, स्मॉल b इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट b से ये रिएक्ट करने के बाद ये मेरी बनी प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन वो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A into concentration of B and their powers are raised equal to their numerical quotient। तो जहां पर rate is equal to, इसको खत्म करने के बाद हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाई थी, वो था K, तो इसलिए अब हम यहां लिखें A की पावर A, B की पावर P, where K is the constant of proportionality, where K क्या है, where K is constant proportionality and called as rate constant। इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अब देखिए इस इक्वेशन में इफ मैं लेता हूं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू, वो है 1m। 1m मीन्स 1 मोल पर लीटर इनवर्स। जी हाँ, तो देन तब क्या हो जाएगा, देन रेट किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखिए के, ये जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इसका आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, मेरे पास 1 है, रेज पावर 1 की पावर जितने भी करो, 1 करो, 2 करो, 300, वो 1 वही रहती है, इज इक्वल टू 1 इंटू ये भी हो जाएगा 1 मोल पर लीटर। तो जो 1 रहेगी, या मैं इस पर ये लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट इज द ये क्या है, रेट है, इज द
रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, कब हुआ, बराबर इसके, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ each reactant is taken as 1 mole per liter. क्या concentration of the each reactant is unity. Concentration of each reactant is unity. Unity, that is 1 mole per liter. ठीक है, ये होगा आपका रेट कांस्टेंट उस समय। ठीक है, तो ये था रेट कांस्टेंट। अब इसके मैं थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेता हूं रेट कांस्टेंट की। ये देखिए रेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेट कांस्टेंट। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखें, पहली बात है कि आपने ये देखा, अगर रेट कांस्टेंट आपका ज्यादा होगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इज द मेजर ऑफ रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इफ ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, greater will be the rate of reaction. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, नंबर 1, रेट कांस्टेंट is the measure of rate of reaction. Greater the value of K, more will be rate of reaction और वाइस वर्सा। ठीक है, या वाइस वर्सा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन जितने मर्जी लोगे आपने लेनी उसकी वही है, 1 मोल पर लीटर। क्यों? जहां पर आपने लिखा कब होगा, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन कब है, जब कंसंट्रेशन ऑफ द ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। तो आपने जो भी रिएक्टेंट लेनी है वो 1 मोल पर लीटर ही लेनी है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ज्यादा लो कम लो, लेकिन आपने जिस समय इसको निकालना है उस समय आपने 1 मोल पर लीटर ही लेना है। तो इससे हम कहेंगे सेकंड इसकी क्या आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट है, जो रेट कांस्टेंट है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड आ रही है रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड upon the concentration of reactants, but depends upon the nature of reactant, nature of reactants, क्योंकि ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसी है, अगर वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट भी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरे आगे इसकी चाहिए, तीसरी मैं ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ। जैसे आप कहते हो कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता,
अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट बनती है फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। इसका मैं जहां लिख देता हूं, ए इस जगह पर। थर्ड, किसकी वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट चेंजेस या बिकम्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। द यूनिट, ऐसा भी कर लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट, थोड़ा नीचे कर लेता हूं। थर्ड, यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट, rate unit for rate constant is different for different order of orders of reactions। ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस, उसमें आपको ये यूनिट इसके इनके निकालेंगे रेट कांस्टेंट के, सभी के डिफरेंट ऑर्डर के, सबके लिए अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए ये बनता है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये बनता है सेकंड इनवर्स सिर्फ, तो बाकी सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, जीरो के लिए अलग, सबके लिए अलग होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो आपका रेट कांस्टेंट ये चेंज होता है विद टेम्परेचर के साथ। रेट कांस्टेंट changes with the change in temperature, yeah, depends upon the temperature पे जो डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट changes with temperature। जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आपका रेट बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें, क्योंकि आपकी जल्दी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगी, हालांकि रहेगा एक ही मोल, लेकिन फिर भी वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा जो एक मोल आप लेते हो रिएक्टेंट का, लेकिन उस समय उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। तो रेट कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। हम कहें रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना आपने। पहला कि जे इट इज रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ फ्रैक्शन। किसी रेट ऑफ फ्रैक्शन को आपने मेजर करना, निकालना, तो आप रेट कांस्टेंट से निकाल सकते हैं। तो अगर आपका ज़्यादा रेट कांस्टेंट तो ज़्यादा उसका रेट ऑफ फ्रैक्शन होगा। दूसरा, ये उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की लेनी ही 1 मोल पर लीटर है, यूनिट ही लेनी है। तीसरा, रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, तीसरा आ गया इनका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। अलग अलग ऑर्डर का अलग अलग ये इसका यूनिट आएगा, वो हम निकालेंगे बाद में। इसके बाद रेट कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर, it depends upon the temperature, it changes with temperature. If the temperature increase, the rate of reaction will be increased and rate constant will also be increased, वो भी बढ़ जाएगा। तो ये था आपका रेट कांस्टेंट। चलिए इसके ऊपर मैं जल्दी जल्दी एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, तो टाइम कम ही है। ये JW में आया था, इसको मैं ले लेता हूँ। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल है कि इन रिएक्शन क्या है, मेरे पास है N2O5 से बन रही है NO2 प्लस 2 टाइम 1/2O2। ये रिएक्शन है। इफ आपने कल भी किया था रेट ऑफ रिएक्शन, इफ जहां पर दिया है जी आपकी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इफ डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T इज द रेट, दिस इज द डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, ये दिया है K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। दूसरा दिया है इस तरफ
इंक्रीज या रेट ऑफ रिएक्शन दिया है एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एंड और आगे दिया है प्लस 1/2 हो जाएगा ये, लेकिन 2 आपका ऊपर चला जाएगा, इसे जहां पर 2 हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि इसका नीचे लेना होता तो आपका बन जाएगा 2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू K3। दिस इज द थर्ड रेट कांस्टेंट। इसके लिए रेट कांस्टेंट 1 आ रहा है, इसके लिए रेट कांस्टेंट आपका 2 आ रहा है, और O2 के लिए है ना ये रेट कांस्टेंट आपका आ रहा है 3 आ रहा है। ये आपको दिया गया है, ठीक है, इन इस रिएक्शन का एक एक का। तो इसमें लिखा के डिस्क्राइब द रिलेशन, डिराइव द रिलेशन, क्वेश्चन है डिराइव द रिलेशन between K1, K2 and K3, ये आपने निकालना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो क्या है, इसका जो आ रहा है वही निकलेगा, इसका माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, किसके इक्वल तो होता है, इसका 1/2, इसका प्लस होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, इसके लिए लेते हैं तो 1/1/2 वो हो जाएगा 2 इंटू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T। ये था रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू तो दी है, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू भरते जाएंगे। इसकी वैल्यू दी है J, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू K1 इंटू N2O5 इज इक्वल टू, जहां हम लिखेंगे 1/2, इसकी वैल्यू दी है किसके, 1/2 ये दी है K2 इंटू N2 1/2 ये दी गई है, ठीक है, जे इनकी वैल्यूज दी गई है। एक्चुअली बेटा देखिए जे यहां पर नहीं है, जे इनकी वैल्यू दी गई है, ये दी गई वैल्यू, ठीक है, और जे अपनी यहां पर लिखा है। इस तरह से है जी आपका क्वेश्चन। ये दिया चेंज, ऐसे दिया है चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू K1 N2O5, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू K2 इंटू N2O5 ये कंसंट्रेशन, एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन, ये दिए चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T, ये दिया K2 K3 N2O5। तो हम क्या करेंगे, जे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये वैल्यू दी है आपको। अब आपने ये निकालना था, इनमें K1 K2 और K3 का रिलेशन लेना था। अब आ जाओ इसमें, ये मेरे पास आया, इस पर K1 मैंने इसकी जगह लगा दीजिए वैल्यू, क्यों, मेरे पास था चेंज इन N2O5 अपॉन डेल्टा T था K1 N2O, ये मैंने लगा दिया, इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन द कंसंट्रेशन NO2 की वैल्यू ये दी है, तो ये मैंने लगा दिया K2, ये लगा दिया K2, आगे है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आता रेट ऑफ 2 इंटू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू दी है K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब मैंने यहां पर कंपेयर कर रहा, तो मैं क्या करूं, इस सारी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से और डिवाइड कर दूंगा N2O5 से, तो ये आपका बन जाएगा
रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है आपका इज इक्वल टू जे सबको डिवाइड करके तो ये कट जाएगा, सब में है, सब में है, सब में है। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, ये मेरे पास 2k1 इज इक्वल टू, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 इंटू 2, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई, इसको किया 1/2 k2 लिख देता हूँ, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2 k3, तो ये मेरा हो जाएगा इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2k1 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, k2 इज इक्वल टू 4k3। ये था मेरा रिलेशन बना था, ठीक है। तो ये मेरा बना था रेट ऑफ रिएक्शन का जो रिलेशन बना, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन K1, K2 एंड K3। तो ये क्वेश्चन आपको आया था JEE मेन में, तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो अब कल मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें आएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और दूसरी चीजें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।